मिथुन लगन की कुंडली उनकी होगी जिनके कुंडली के पहले घर में 3 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा भी यही होगा तो मिथुन लगन और मिथुन राशि दोनों हो जाएगी एक ही। मिथुन लगन में कारक ग्रहों को छांटिए, बोलिए तड़ातड़ अपने मन में कौन कौन से 3 कारक ग्रह। हमेशा याद रखिए, बुध शुक्र शनि की लगन में बुध शुक्र शनि ही कारक होते हैं। तो बुध होगा लगन का स्वामी हो करके, शुक्र होगा पंचम का स्वामी हो करके, और शनि होगा नवम भाव का स्वामी हो करके कारक ग्रह। परम योग कारक कौन होगा? बुध होगा, जो कि एक त्रिकोण का स्वामी होगा और एक केंद्र का स्वामी हो जाएगा। तो बुध परम कारक हो जाएगा। मारक की पहचान करिए, 2 ग्रह यहाँ पर मारक के रूप में आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा मंगल, जो कि छठे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में आएगा, लगन का शत्रु है। दूसरा मारक, मारक भाव द्वितीय भाव भी होता है, तो यहाँ का स्वामी चंद्रमा, जो कि लगन के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा चंद्रमा। सूर्य और बुध में एक समता का भाव होता है, बहुत शत्रुता वगैरह नहीं होती है। तो मंगल और चंद्रमा यहाँ पर हो जाएंगे क्या? मारक हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस लगन में जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, किन ग्रहों की युति से बनेगा? केंद्र त्रिकोण वाला राजयोग, एक तो केंद्र स्थान का स्वामी कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध। और एक केंद्र स्थान का स्वामी कौन हो जाएगा? गुरु। क्या गुरु को हम लेंगे? गुरु लगन का मित्र है कि शत्रु है? गुरु लगन का शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, गुरु सम है। मिथुन बुध के लिए गुरु की कोई शत्रुता वगैरह नहीं है। गुरु को बुध का शत्रु और बुध को गुरु का शत्रु समझने की जरूरत नहीं है, दोनों में ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। तो पहला तो बनेगा लगन का स्वामी। अगर हम लगन को केंद्र मान लेंगे तो यहां पर शुक्र के साथ, शुक्र त्रिकोण का स्वामी है, और लगन को केंद्र माने शनि को त्रिकोण, तो बुध शुक्र की युति, बुध और शनि की युति से यह योग बनेगा। शुक्र और शनि की युति से नहीं बनेगा। ना तो शुक्र किसी केंद्र का स्वामी है, ना तो शनि किसी केंद्र का स्वामी है, दोनों हैं तो त्रिकोण के ही स्वामी हैं। तो इसलिए केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण योग शुक्र शनि से नहीं बन पा रहा है, यानी बुध से बनेगा। बुध शनि के साथ आए, बुध किसके साथ आए? शुक्र के साथ तो बनेगा। बुध और गुरु से भी बनता है। बुध और गुरु से कैसे बनेगा? गुरु कहाँ का स्वामी है? दो केंद्र स्थान का। तो जब गुरु केंद्र स्थान के रूप में काम करेगा तो बुध किसका असर देने लगेगा? त्रिकोण वाला, लगन का त्रिकोण का फल ग्रहण करेगा। जब केंद्र, लगन कैसे काम करता है? लगन चूंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों है राधिका जी, तो लगन अगर केंद्र के स्वामी के साथ आता है तो त्रिकोण बन जाता है, और त्रिकोण के स्वामी के साथ आता है तो केंद्र की तरीके से काम करता है। उसके साथ कौन सा ग्रह आ रहा, वो किस भाव का स्वामी? अगर केंद्र वाला आएगा तो लगन कहेगा आप केंद्र हो गए, चलो मैं त्रिकोण के रूप में काम करके योग बना लेते हैं। ऐसे चलता है। तो गुरु और बुध की युति से भी अच्छा योग बनता है, क्योंकि लग्नेश की युति दशमेश की युति अच्छी ही मानी जाएगी, लग्नेश सप्तमेश की युति बहुत अच्छी मानी जाएगी, या फिर चतुर्थेश दशमेश, चतुर्थेश और सप्तमेश। तो गुरु और बुध की युति भी इस लगन के लिए अच्छा परिणाम देती है, धन योग अच्छा बनाती है। और वैसे भी बुध बुद्धि है और गुरु क्या है? ज्ञान है। बुद्धि और ज्ञान का संगम हमेशा अच्छा रहेगा। गुरु का किसी के भी साथ जाना अच्छा फल दे देता है, यहां तक कि गुरु राहु के साथ हो तो भी राहु को अच्छा कर देता है। गुरु खुद बिगड़ जाता है, राहु के साथ गया है तो राहु को किसका किसका साथ मिला? शुभ ग्रह का, गुरु का। और गुरु को किसका साथ मिला? राहु का। तो उसकी संगति का असर इस पे, इसकी संगति का असर उस पे। तो राहु पे अच्छी संगति, गुरु का असर है। तो राहु और गुरु की युति में इसीलिए अक्सर राहु की दशा अच्छी जाती है, गुरु की दशा खराब चली जाती है, क्योंकि वहां पर चांडाल राहु नहीं बनता है, गुरु हो जाता है। तो गुरु और बुध की भी युति यहां पर अच्छी है। धन योग कब कब बन जाएगा? धन भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है।
तो अगर धन भाव का स्वामी लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ जाए, चंद्रमा और शुक्र की युति धन योग बनाएगी, चंद्रमा और बुध की युति धन योग बनाएगी, चंद्रमा और शनि की युति भी धन योग बनाएगी, क्योंकि शनि भी नवम भाव का स्वामी है। विष दोष जो होगा उसका अपना असर अलग रहेगा। विष योग का अपना एक अलग असर है। चंद्रमा मन है, शनि दुख है, तो मन पे दुख हावी होना, संतुष्टि ना आना पड़े, वो अलग विषय है। लेकिन धन वो दोनों सप्लाई कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा धन भाव का स्वामी होगा और शनि भाग्य का, लक्ष्मी स्थान का। लक्ष्मी स्थान का संबंध कहाँ से बन रहा है? धन से। तो वहां पर ये चीज मेंटेन करेंगे। धन तो आएगा, मानसिक असंतुष्टि, मानसिक दबाव, वो सब अलग फल मिलेगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा जो है गुरु के साथ भी जाएगा तो भी अच्छा फल देगा। धनेश और लाभेश की युति, ध्यान दीजिएगा, धनेश और लाभेश का संबंध लक्ष्मी स्थानों से बने, केंद्र स्थान के ऐसे ग्रह से बने जो उसके शत्रु नहीं है, तो अच्छा फल देते। वैसे भी गुरु चंद्रमा की युति से गजकेसरी भी बनेगा। तो यहां पर ये योग बन गए। महापुरुष योग बताइए कौन कौन सा बनेगा? मिथुन लगन है, लगन में कोई ग्रह उच्च का नहीं होगा, बुध स्वाग्रही होगा। तो बुध से कौन सा योग बनता है? भद्र नामक। बुध यहां भी होगा तो उच्च का होगा, भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। 9 नंबर में गुरु बैठेगा तो यहां पर बनेगा हंस नामक। यहां पर गुरु बैठेगा तो भी हंस बनेगा, और अगर शुक्र बैठेगा तो उच्च का होगा तो मालव्य बनेगा। केंद्र स्थान में उच्च का होना या स्वाग्रही होना ये पंच महापुरुष बनाता है ना। तो इस प्रकार से 5 जगह पर यहां पर महापुरुष योग बनेंगे। यहां पर बुध से, यहां पर बुध से, यहां पर गुरु से, यहां पर गुरु से और शुक्र से। तो 5 हो गया। 5 कुल मिलाकर के मिलते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं 5, क्योंकि गुरु बनाएगा तो एक ही बना पाएगा, बुध बनाएगा तो एक ही बना पाएगा। अधिकतम कितना बन सकता है? 3 ही बन सकता है। बहुत होगा गुरु यहां बैठेगा तो उसी के साथ शुक्र हो जाएगा, तो दोनों एक साथ बन जाएगा। तो ये हो गया। फलादेश करते हैं, सूर्य से शुरू कर लेते हैं। सूर्य लगन में आएगा तो क्या करेगा? तीसरे भाव का स्वामी होकर के आएगा। तीसरे भाव का फल इसके अधीन हो रहा है, यानी तीसरे भाव के गुण कहाँ जा रहे हैं? लगन में। जिस भाव का स्वामी होके जहां जाता है उस भाव के गुणों को लेके जाता है, तो तीसरे भाव का गुण लेकर के गया है। तीसरा क्या है? मेहनत है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, अपने लिए लड़ने जूझने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। तो ये सूर्य यहाँ पर मिथुन लगन में जाने पर काफी मेहनत और संघर्षशील बना देगा व्यक्ति को। वैसे भी सूर्य राजा है, लगन में है, लगन में तो उच्च का भी होता है काल पुरुष से। उसको लगन में सूर्य को अलग से एक अच्छा बल मिलता ही मिलता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर के जाएगा तो व्यक्ति को जुझारू बनाएगा, व्यक्ति मेहनती होगा, अच्छा फल करेगा। हाँ, 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि या मंगल की दृष्टि जाने पे थोड़ा सा 7वां गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दोनों गर्म ग्रह हैं, उग्र दृष्टि होती है दोनों की। और सूर्य जहां बैठता है और जहां देखता है वहां क्या डिमांड करता है? अनुशासन। तो इसीलिए सूर्य जब सप्तम में होता है या लगन से होके देखता है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन बिगड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को फ्रीडम कम देता है, बंदिशें ज़्यादा लगाना चाहता, अनुशासन ज़्यादा लगाना चाहता है, इसलिए बिगड़ जाता है। ओवरऑल सूर्य का फल यहाँ पर अच्छा लेकर के चलेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य कैसा फल देगा? द्वितीय भाव में लगन से अच्छा तो नहीं देगा। देखिए, ये क्या है? मेहनत, संघर्ष, और ये है धन। यहाँ गया तो आप मेहनती और संघर्ष आप बन रहे हैं, यहाँ पर जाने पर धन को मेहनत और संघर्ष से आप प्राप्त करेंगे। धन में जो है हार्डशिप्स आ जाएगी। मेहनत संघर्ष हम करें लेकिन पैसा आसानी से बचे, ठीक है, पैसा बचाने में स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। और सूर्य अग्नि तत्व है, यहाँ जल तत्व की राशि भी जा रही है, तो राशि भी उसके लिए अच्छी नहीं है। तो मिथुन लगन में दूसरे भाव का सूर्य धन की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं है, वृद्धि कारक नहीं हो पाएगा।
तृतीय भाव का स्वामी कहीं भी द्वितीय में जाता है तो बहुत ठीक नहीं है, अधिक श्रम करवाने लगता है द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव धन है, वाणी है, कुटुंब है, उच्चारण है, संस्कार है, सूर्य राजा भी है। तो द्वितीय भाव में सूर्य के जाने से धन इकट्ठा करने में बड़ी तकलीफ होती है। सूर्य अग्नि तत्व भी है, जहां बैठता है वहां पर थोड़ी सी गर्माहट, आग आग जहां पर लगेगी वहां पर चीजें क्या होती हैं, जलती हैं, बंजर हो जाती हैं। तो द्वितीय भाव को थोड़ा सा ये खत्म करता है। और बहुत से मामलों में अगर सूर्य पीड़ित होता है तो व्यक्ति के ऊपर सरकारी दंड भी लगता है। सूर्य सरकार है और धन भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति का धन सरकार लेता है। सरकार फाइन लगना, जुर्माना लगना, ये सारी चीजें ज्यादा होने के चांस रहते हैं। अधिकारी ऐसे व्यक्ति का घूस दे दीजिए, तुरंत काम कर जाएंगे। मतलब बिना पैसे के सरकारी मामलों में काम होना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। सूर्य है ना, तो सूर्य अधिकारी भी है, तो पैसा दीजिए काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम द्वितीय भाव में सूर्य को अच्छा लेके नहीं चल रहे हैं। ये धन के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। वाणी भी सूर्य के नाते ज्यादा कठोर रौबदार हो जाएगी, प्रिय वाणी नहीं निकलेगी। कोई भी यहाँ पर क्रूर ग्रह होगा तो वाणी में मधुरता, वाणी में एक आकर्षण का अभाव रहेगा। अब शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ जाए तो वो डाइल्यूट करेगा। जैसे सूर्य यहाँ पर है लेकिन गुरु की दृष्टि आ गई, अब जो सूर्य बिगाड़ रहा था वो गुरु ने सही किया है। जैसे आप बालक को साइकिल चलाते हैं, बालक साइकिल चला रहा है, सिखा रहे हैं और पीछे से हम पकड़े रहते हैं, तो जब हम पीछे से पकड़े रहते हैं तो बालक को गिरने नहीं देते हैं। तो वैसे ही समझिए, जब गुरु किसी ग्रह को या भाव को देखता है तो पीछे से पकड़े हुए है, गिरने नहीं देगा। सूर्य तीसरे भाव में अच्छा फल दे देगा। तीसरे भाव में स्वाग्रही होगा, उपचय भाव है, स्वाग्रही है, बहुत अच्छा। आपके अंदर जुझारूपन आ जाएगा, आप एक दिलेर व्यक्ति होंगे, जल्दी घबराने वाले नहीं है, बहानेबाजी नहीं करेंगे। उपचय भाव में क्रूर ग्रहों का होना व्यक्ति जीवन में बहानेबाजी नहीं करता है, नहीं तो बहानेबाजी वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। बहानेबाजी के लिए, जैसे जिस किसी को पढ़ाई करना, कहेंगे कि पढ़ाई नहीं कर पाते, घर में ज़्यादा परेशानी है, लोग आते जाते हैं, चिल्लाते हैं, एकांत नहीं मिल पा रहा है। तो हिमालय चले जाइए, पहाड़ की चोटी पे बैठ लीजिए, सबसे ज़्यादा एकांत है। 2 साल बाद आइए, एग्जाम दे के आईएएस होके दिखा दीजिए, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ना करने वालों के लिए बहाने हजार होते हैं। इसी में से बहुत से लोग होंगे जो पढ़े होंगे, छोटे घर में परिवार ज़्यादा रहता रहा होगा लेकिन तब भी पढ़े हैं और सफल हुए हैं। तो जब पढ़ेंगे, आपका फोकस किताब पे रहेगा तो दुनिया नहीं दिखेगी, और जब दुनिया दिखेगी तो किताब की लाइन नहीं दिखेगी। हम लोग पढ़ते थे तो उस समय एक हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर स्कूल के समय या पढ़ाई के समय जब आप पढ़ रहे हैं उस समय अगर आप दुनिया को देखेंगे तो बाद में दुनिया आपको नहीं देखेगी। और जब आप कुछ सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय दुनिया को नहीं देखेंगे तो बाद में दुनिया आपको देखेगी। अनंत जी सही बात थी ना। पढ़ाई के समय स्टूडेंट में है तो ज़्यादा प्रपंच से मतलब ना रखिए, पढ़िए। जैसे आप ही लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो ज़्यादा प्रपंच से आप भी मतलब ना रखिए, टू दी पॉइंट चलिए। जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, डाउट कहीं कुछ आ रहा, गूगल करिए, खुद सीखिए। देखिए मजबूत इंसान कौन सा है, आपके मन में कोई डाउट आया, आपने पुस्तक में ढूंढा, कहीं उसका रिसर्च किए, गूगल किए, अंत में एक डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, नहीं ले पा रहे हैं खुद से डिसीजन, तो आप हमेशा बालक रह जाएंगे, स्टूडेंट रह जाएंगे। ये एक गुण हमेशा विकसित करिए, पढ़ाई के लिए नहीं, जीवन में हमेशा। कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी डाउट है तो थोड़ा बहुत रिसर्च करिए, क्या आपको पता है, क्या और जानकारी मिली, उस पे अंत में एक निर्णय पे आना सीखना पड़ेगा। उलझाव में मत रहिए। अभी कुछ लोग, क्या हुआ पिछले दिनों में, पुराने स्टूडेंट हैं, वो कुछ कुंडली उंडली देख रहे थे तो हमको डाउट भेजे, तो हम डाउट का जवाब दिए 1-2 बार। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, जितनी कुंडली उनके पास आ रही है सब हमारे पास भेज रहे हैं।
वो निकाले हैं, फिर कहते हैं गुरुजी आप वेरीफाई करिए तब बताएं। ये तरीका थोड़े, आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस आएगा। खुद से बताना सीखिए। आप देखेंगे फिर हम बताएंगे, वेरीफाई होगा। सीखिए, गलतियां करिए, सही गलत कुछ बताना तो शुरू करिए। हम हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। दिक्कत कहाँ थी? डिसीजन उन्होंने लिया है, वही चीज लिख के भेजे हैं, हम भी थोड़ा हाँ ना करके वही बताएंगे। बस हम नहीं बोल रहे हैं तो कैसे बता दें? चंद्रमा नीच का दिख रहा है, पीड़ित है, हाँ चंद्रमा गड़बड़ है गुरुजी उपाय करा दें। अब गड़बड़ है देख रहे हो तो हम हाँ कहेंगे तभी कराएंगे। इतने पगलेट हो गए हो, पीड़ित दिख रहा है कराओ। अब उसमें हमसे क्या डाउट? निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि चंद्रमा गड़बड़ है तो हाँ कराना है। तो मतलब आपको भी सीखना होगा डिसीजन लेना। दूसरों पे आश्रित ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं हम। कितने दिन तक कोई आपको उंगली पकड़ के खींचेगा? तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देगा। चौथे भाव में बताइए, सूर्य का फल मुझे खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा भाव है यहाँ पर, सूर्य बहुत अच्छी राशि में भी नहीं है, नीचाभिलाषी है, नीच राशि में जा रहा है। जब कोई ग्रह अपनी नीच वाली राशि से पीछे होता है तो उसको नीचाभिलाषी बोलते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी उच्च वाली राशि से पीछे होता है तो उसको उच्चाभिलाषी बोलते हैं। नीचाभिलाषी और उच्चाभिलाषी में एक इसका मनोभाव समझिए। जैसे आप जो है नीचाभिलाषी मतलब अब नीच की तरफ जाएगा, अब डाउन होने जा रहा है, नीच राशि में जा रहा, गया नहीं है लेकिन मन में आ जाता है ना कि अब मेरी नीच राशि शुरू होने वाली है। आपको सजा सुना दी गई कि आपको जो है 14 दिन जेल में रहना है। 6 तारीख को जेल में जाएंगे, 20 तारीख को आएंगे। 1 तारीख को बताया गया, उतना टेंशन नहीं। 6 को जाना, जब 5 आएगा ना तो उसी दिन से आप कैद महसूस करने लगेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 1 दिन बचा है। तो वही उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी में होता, अभी नीच का हुआ नहीं है लेकिन नीच वाली राशि में है, तो वो मन में भाव आ जाता कि अब मैं नीच होने जा रहा हूं। अब पूरे उतने दिन तक मुझे नीच वाले घर में रहना पड़ेगा जहां सुख सुविधाएं साधन कम रहेंगे। ऐसे उच्च वाले में फील आता है। सूर्य मीन से मेष में जब जाएगा, यहाँ है तो अब उच्च वाली फीलिंग आने लगती है। आपको कहा गया कि आपको 15 तारीख को पुरस्कार दिया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा और चेक दिया जाएगा 5 लाख का। 1 तारीख को बताया गया, जब 14 तारीख आएगा ना, 15 को मिलना, 14 तारीख से ही फील आ जाएगा, लगेगा कि लगभग पा लिए हैं, बस 1 दिन और बचा है। तो वही फीलिंग आती है। तो यहाँ पर सूर्य नीचाभिलाषी भी होता है। चौथा भाव किस चीज का होता है? परिवार का, रिश्तों का, पर्सनल लाइफ का, आपका घर है। और ये क्या है? इफर्ट है, मेहनत है, संघर्ष है, उसका स्वामी यहाँ पे आएगा। और वो भी क्रूर ग्रह है, इसलिए पारिवारिक रिश्तों को और परिवार को चलाने में क्या कराएगा? मेहनत कराएगा। तीसरे भाव का स्वामी जहां जाता है उस भाव से जुड़ा हुआ, अगर वह क्रूर ग्रह है तो विशेष रूप से इफर्ट मांगने लगता है, प्रयास मांगने लगता है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ इफर्ट्स। चौथे में जाएगा तो परिवार को चलाने के लिए ज्यादा इफर्ट करना पड़ेगा। और परिवार के लिए अच्छा क्या, ज्यादा इफर्ट ना लगाना पड़े। इफर्ट लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कोई बिखरना चाहता है, टूटना चाह रहा, आप जोड़ने के लिए इफर्ट लगा रहे हैं। तो चौथे में बहुत ठीक नहीं है। हाँ, दृष्टि अच्छी हो जाएगी, दसम पे जाएगा, वैसे दसम पे हर ग्रह की दृष्टि अच्छी है। यानी अभी तक हमने सूर्य को जहां देखा, लगन में ज्यादा बेहतर है, तृतीय में बेहतर है, दूसरे और चौथे में उतना बेहतर नहीं है। पंचम में तो एकदम लोप है, पंचम में नीच का हो जाएगा, नीच वाले में तो हमेशा गड़बड़ है। छठे में सूर्य ठीक रहेगा क्योंकि मित्र राशि में रहेगा, उपचय भाव का स्वामी होके उपचय भाव में है। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में ठीक फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ छठे में अच्छा देगा, यहाँ पर गड़बड़ करेगा, संतान वगैरह में दिक्कत करेगा। अगर सूर्य यहाँ है मिथुन लगन में तो नीच का है, तो सूर्य की रेमेडी बतानी पड़ेगी।
यहां पर क्या करेगा सूर्य, अब गड़बड़ करेगा, अब विवाह को चलाने के लिए इफर्ट लगाना पड़ेगा। तीसरा भाव है, तीसरे भाव का स्वामी यहां पर आया हुआ है। एक तो वैसे भी ये हो तो गड़बड़ करता है, दृष्टि डाले तो भी। ऐसे लोग अपने जीवन साथी पर अनुशासन ज्यादा देखना चाहते हैं, बंदिशें ज्यादा लगाना चाहते हैं। चीनी ज्यादा क्यों हो गई, नमक कम क्यों हो गया, कभी एकाध दिन हुआ तो उनको लगेगा कि ये बहुत लापरवाह है, लापरवाही के कारण से हो गया। जवाब दे दिए पलट के तो लगेगा अरे ये तो बड़े अनुशासनहीन है। तो ये दे देता, मतलब सूर्य बंदिश में बांध। अब जब तीसरे का स्वामी होके आएगा तो कुछ ज्यादा ही करेगा। तो यहाँ भी हम इसे बहुत अच्छा नहीं ले रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य का जाना, अष्टम भाव में सूर्य का जाना भाव वाइज तो ठीक है, यहाँ का स्वामी हो करके जाएगा क्रूर भाव का, लेकिन सूर्य का कारकत्व तो यहाँ भी बिगड़ेगा। अष्टम भाव में सूर्य कभी भी जाए तो कॉन्फिडेंस को लो करेगा, लो कॉन्फिडेंस। आपके और पिता के बीच में एक डीप ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी, अच्छी ट्यूनिंग, ऊपर ऊपर की ट्यूनिंग रहेगी। आपके पिता को गंभीर बीमारी हो सकती है, आपके पिता किसी गुप्त विभाग में काम करने वाले हो सकते हैं, मतलब पिता से जुड़ा कुछ ना कुछ गोपनीय रहेगा, आपको पता रहेगा। नवम में तो चलिए तब भी अच्छा दे देगा, शत्रु राशि में है, लेकिन नवम भाव में सूर्य अच्छा फल देता है। यहां से अपने घर को भी देखेगा। दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में खराब। द्वादश में अच्छा फल नहीं देगा। तो ये ओवरऑल सूर्य का है, कहाँ कहाँ अच्छा है, लगन में, तीसरे में, और इन तीन घरों में तो लगभग सभी अच्छे माने जाएंगे। नीच के होने पर भी उतने बुरे नहीं होते हैं इन तीन घरों में, और सबसे ज्यादा कहाँ, एकादश में। चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा लगन में आ गया, ठीक है, लगन का चंद्रमा का फल हमेशा अच्छा होता है। चंद्रमा पक्ष बली है तो ठीक है, सौम्य स्वभाव बनाएगा, मधुर स्वभाव बनाएगा, सुंदर बनाएगा, कोमल बनाएगा। 12वें का स्वामी होके आया हुआ है, व्यक्ति खर्चीला तो होगा ही। 12वां खर्च का है, खर्च आके उसके सिर पे बैठा हुआ है, तो व्यक्ति खर्चीला होगा। अब चाहे लग्नेश 12 में जाए तो भी खर्चीला, 12वें का स्वामी यहाँ आए तो भी खर्चीला। किस चीज में, शौक पूरा करने में, शौक थोड़ा जो है ज्यादा रहेंगे, तो खर्चीला तो बनाएगा। विदेश भी, जन्म स्थान से दूर जाने का भी योग बन जाएगा। अभी उस दिन बताए थे, लग्नेश 12 में जाए चाहे 12वें का स्वामी लगन में आए, चौथे का स्वामी 12 में जाए चाहे 12वें का चौथे आए, तो जन्म स्थान से दूर जाने का बन जाएगा। ओवरऑल चंद्रमा का फल यहाँ पर अच्छा है। भाई थोड़ा खर्चीला ही रहेगा, लेकिन और सारी चीजें अच्छी दे रहा है ना, शुभ ग्रह भी है। लगन में यहाँ बैठेगा तो सप्तम को भी देखेगा, यहाँ भी शुभता प्रदान करेगा। और चंद्रमा कोई इतना ज्यादा हैवी खर्चे वाला भी नहीं है, छोटा ग्रह है, छोटे गोचर का ग्रह है, 2.5 दिन में राशि बदल लेता, तो छोटी छोटी चीजों का शौक रहेगा, शौक बदलते भी रहेंगे। चंद्रमा वाली चीजें बदलती रहती हैं, तो जब चंद्रमा यहाँ का स्वामी होके लगन में आएगा तो शौक बदलते भी रहेंगे। किसी चीज का शौक ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब चंद्रमा अगर दूसरे घर में आएगा तो स्वाग्रही होगा, अच्छा ही है। जब भी, सॉरी, यहाँ पर चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी होगा। आप लोग शायद कुछ लोग मैसेज भी किए होंगे, देखिए दिमाग कहाँ चला जाता है। सेकंड भाव, सेकंड भाव, वेरी गुड। ठीक है, फिलहाल इंटरप्रिटेशन तो वही रहेगा, जैसे अगर 12वें का स्वामी लगन में आए, चंद्रमा नहीं है, तो फल वही करेगा। बस यहाँ पर चंद्रमा बोलना गलत था। जैसे यहाँ पर शुक्र को मान लें, ये जो मैं बोला सारी बातें ये कब लागू होंगी, शुक्र पे। शुक्र है ना 12वें का स्वामी। हाँ ये भी है, लक्ष्मी भी लाएगा, शौकीन भी बनाएगा। तो अभी हम शुक्र में देखेंगे। चंद्रमा दूसरे का स्वामी है, चंद्रमा खर्चा नहीं करवाएगा, चंद्रमा तो धन लेकर के आएगा। यानी लगन में अच्छा, द्वितीय में अच्छा, वाणी वगैरह बड़ी अच्छी नहीं हो जाएगी। द्वितीय भाव में चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह है, वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी बड़ी लचीली भी होगी।
लचीली बाड़ी मतलब समझते हैं, एक होता है व्यक्ति अपनी बातों पे जिद पे अड़े, अपनी बात को बदले नहीं। लेकिन चंद्रमा क्या है, बदलने वाला ग्रह है। तो व्यक्ति अपनी वाणी पर, अपने वक्तव्य पर कोई जिद पे नहीं अड़ेगा। ठीक है। एक चीज और बताता हूं आपको, यहां पर जब कोई शुभ ग्रह होता है उसकी दृष्टि आठवें पे जाती है। आठवें भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव होना, शुभ ग्रह की दृष्टि होना, शुभ ग्रह का होना अंतिम समय थोड़ा आसान बनाता है। मृत्यु जो है आसानी से होती है, कष्टकारी नहीं होती है। क्रूर ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होना मृत्यु को दुखदाई बनाता। दुख तो वैसे होता है मृत्यु में, लेकिन एक होता है नॉर्मल डेथ आसानी से, तो वो शुभ ग्रह की दृष्टि आने से आता है। क्रूर ग्रह की दृष्टि होने पे जैसे चोट लगा, दुर्घटना हुई, गंभीर बीमारी से मरे, जिस मृत्यु पे तरस आए वैसी मृत्यु यहाँ पर क्रूर ग्रह होने पर होता है। चंद्रमा यहाँ देखेगा तो मृत्यु को भी आसान करेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको डरपोक बनाएगा, कायर बनाएगा, सुखोपभोगी बनाएगा। सुख के लिए ठीक है क्योंकि यहाँ से भाग्य को देखेगा ना, तो सुख देगा, आसानी से दे देगा। जरूरत भर की चीजें बड़े आराम से मिलती हैं अगर तीसरे में शुभ ग्रह हो, तो वो तो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ का चंद्रमा पराक्रमी नहीं बनाएगा, क्रूर ग्रह ही पराक्रमी बनाएगा तीसरे भाव में। शुभ ग्रह होगा और वो भी चंद्रमा जैसा कोमल ग्रह, तो वह आपको निडरता नहीं प्रदान करेगा, आप किसी के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, रास्ता बगल काट लेंगे। तो ये चीजें होंगी यहाँ पर। तो चंद्रमा तीसरे भाव में अच्छा नहीं मान के चलेंगे। लेजी हो जाए व्यक्ति, लेगा हो जाए, जूजू बन जाए, तो वो भी नहीं ठीक है ना। अगर चारों उपचय भाव में क्रूर ग्रह कहीं दो भाव में नहीं मिल रहे हैं, तो व्यक्ति एकदम से वही होगा कि धक्का मार के उसकी जिंदगी चलानी पड़ेगी। अपने अंदर जोश, उत्साह, उमंग, रिस्क लेना, ये सब बहुत कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा सोचेगा कोई अंगुली पकड़ के चला दे। तो हम यहाँ पर चंद्रमा को ठीक नहीं ले रहे हैं। मतलब ऐसा अशुभ भी नहीं है कि चीजों को बिगाड़ देगा, नुकसान नहीं करेगा कुछ, लेकिन जो एक व्यक्तित्व का दमदार गुण है वो नहीं देगा। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल ही करेगा। यहाँ पर चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर के आ रहा, धनेश हमेशा चतुर्थ भाव में अच्छा फल करता है। चाहे धनेश चतुर्थ में आए, चाहे चतुर्थेश धन भाव में जाए, ये दोनों फल अच्छे होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल करेगा। धन आपका कहाँ आ रहा है, प्रॉपर्टी में, परिवार में। आपके परिवार के लोग भी धन कमाएंगे, सब धन कमाएंगे। प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत लकी साबित होगी, माता के माध्यम से धन मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो भी अच्छी बात है, धन का स्वामी आ गया कहाँ पर, लक्ष्मी स्थान में। वैसे शुक्र और चंद्रमा की युति भी काफी अच्छी मानी जाती है। जैसे गुरु और चंद्रमा की युति होती है गज केसरी, गज यहाँ पर गुरु को लिया गया, ऐसे शुक्र और चंद्रमा की युति को भृगु केसरी बोलते हैं। शुक्र माने भृगु, तो भृगु केसरी बनता है। ये भौतिक जीवन को बड़ा चकाचक करता है। चंद्रमा मन है, शुक्र भोग विलास उल्लास, ये सब है। भौतिकता की चहल पहल बहुत अधिक बनती है, इसमें ज्ञान की चहल पहल बनती है। तो पंचम भाव में भी चंद्रमा अच्छा फल ही दे रहा है। छठे भाव में राम बचाएं, चौपट। मिथुन लगन में छठे भाव का चंद्रमा सबसे बुरा। एक तो नीच का है, छठे में है, और वो भी स्वामी होकर के कहाँ का आया है। आपका धन गया। ये मतलब यहाँ पे धन की हानि नहीं कर रहा है, ना कर्जदार बना रहा, दरिद्र बना रहा है। कर्जा तो देगा, दरिद्र रहेंगे तो कर्जा ऐसा देगा कि उसको चुकाने में नौबत आए। जैसे 1,000 रुपए ले लें और ना देने की स्थिति रहे तो दिक्कत ही है ना, दरिद्रता ही तो मानेंगे। किसी का करोड़ 2 करोड़ ले लीजिए, देने में दिक्कत हो तो अलग बात है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए दिक्कत हो। अब चूंकि धनेश है और छठे में नीच का है, अब कहीं ये कृष्ण पक्ष का हो गया
तब तो और सत्यानाश है। द्वितीय भाव वाणी का है, संस्कारों का है, कुटुंब का है, वो सब आपका जो है फंस रहा है। छठा भाव फंसने का है, विवाद का है, कुटुंब के साथ विवाद होगा। पैसे को लेकर के आपका हमेशा विवाद फंसेगा। सिर्फ कर्ज ना देखिए कि कर्ज का है स्वामी आज्ञात कर्ज, विवाद भी पैसे से जुड़ा देगा। किसी से पैसा ले दे लेंगे तो विवाद होगा, उधार लोन ले लिए बैंक से तो विवाद होगा, दे पाएंगे नहीं तो विवाद होगा ही। मामला चलेगा, मुकदमा चलेगा, रिकवरी होगी, परेशानी होगी, नोटिस आएगा। नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं अच्छा है। शत्रु बाधा भी खूब आएगी। छठा भाव शत्रु का है, क्रूर ग्रह होता तो निपट लेता। चंद्रमा है, बहुत ज्यादा नीच प्रवृत्ति वाले शत्रु आएंगे। याद रखिएगा, छठे भाव में नीच का ग्रह मतलब नीच प्रवृत्ति वाले शत्रु। कंपटीटर्स नहीं आएंगे, कंपटीटर्स तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, 1 लाख का उसका एक्सपोर्ट था, उसको 5 लाख पे लेके चला गया मेरा कंपटीटर। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, अरे वो 1 से 5 पहुंचा है और अभी हम 1 से 1.5 पे अटके हैं, हम भी अच्छा करें। जब कंपटीटर अच्छे मिलते हैं ना तो विकास अच्छा होता है, छठा भाव अच्छा होगा, अच्छे कंपटीटर आपको मिलेंगे। छठा भाव गड़बड़ होगा ना तो आप ऐसे समझिए संजय जी की आपसे बॉलिंग कराई जा रही है सचिन तेंदुलकर को, कोई कंपटीशन है? नहीं ना। बल्लेबाज बहुत महान है और हम आप बॉलिंग जानते नहीं हैं। तो छठा भाव मजबूत होना अच्छा कंपटीटर देता है। और छठा भाव गड़बड़ हो गया, यहाँ नीच का चंद्रमा है, गड़बड़ ग्रह है, तो कंपटीटर नहीं मिलेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे। वो आगे ना बढ़ेंगे ना आपको बढ़ने देंगे। यहाँ पर चंद्रमा वेरी गुड, बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है, पत्नी के माध्यम से धन आएगा, आपका जो है धनेश हो गया, और ये पत्नी स्थान हो गया, जीवन साथी का स्थान हो गया। आपका जीवन साथी आपके धन को नियंत्रित करेगा। आप अपने धन पे अपने जीवन साथी का जो है अधिकार देंगे, और आपका जीवन साथी भी आपके धन में कहीं ना कहीं से भूमिका निभाएगा, धन की वृद्धि करेगा। अष्टम में फिर गड़बड़ होगा, 6 8 12 में तो गड़बड़ ही है, यहाँ पर गड़बड़ है। अब यहाँ पर आएगा, आप पक्ष वक्ष देखेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा जब होता है तो जब बालक पैदा होता है तो बीमार रहता है। 12 वर्ष की आयु तक के लिए 6 8 12 का चंद्रमा नहीं ठीक है। 6 8 12 का चंद्रमा 12 वर्ष की आयु तक बालारिष्ट बनाता है, बार बार बीमार करना, परेशान रहना, सर्दी खांसी जुखाम निमोनिया ये सब देता रहता है। नवम भाव में अच्छा देगा, यहाँ अच्छा यहाँ अच्छा। द्वादश भाव का बताइए। यही ऐसी स्थिति में ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं। है 12वें में लेकिन उच्च राशि में, है 12वें में लेकिन उच्च में, क्या करेगा? व्यय में है, व्यय कराएगा। उच्च का है तो धन दे देगा। व्यय कब कराएगा कोई ग्रह? जब धन आएगा तभी तो व्यय कराएगा। जब द्वितीय गया है 12वें में, उच्च का है, बलवान है, स्वाग्रही है, तो समझ लीजिए धन तो आ रहा है खूब, सप्लाई अच्छी है, लेकिन कलेक्शन नहीं हो पाएगा, रिजर्व नहीं कर पाएंगे। धन खूब व्यय करने को मिल रहा है ऐसे व्यक्ति को, धन खूब कमा रहा है लेकिन बचाएगा नहीं। बचाना जब चाहेगा तो धन रुक जाएगा, धन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कुंडली में ही योग है कि धन का व्यय करे। धनेश 12वें में है, वो भी उच्च का है, तो कहाँ से रोक पाएंगे? रोकना है तो 12वां भाव को एक्टिव करिए। 12वां क्या है? इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट करिए। नगद तो नहीं रोक पाएंगे, इन्वेस्ट कर लीजिए। फिर जब जरूरत होगी तो उस इन्वेस्टमेंट को भुनाइए। जमीन खरीद के छोड़िए, जब जरूरत होगी बेच लीजिएगा। तो इस रूप में 10 लाख बचाना है, 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। जब जरूरत होगी तब वो प्रॉपर्टी बेच लीजिएगा, 10 का 11 12 भी मिल जाएगा, और इस तरीके से पैसा भी मिलेगा। वैसे नहीं रोक पाएंगे। विदेश जाके धन कमाना अच्छा रहेगा,
12वां भाव विदेश है, ये धन है। धनेश जब 12 में जाता है तो व्यक्ति धन कमाने के लिए बाहर ज्यादा जाता है, जन्म स्थान से दूर विदेश। कुछ लोग सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं ना, गए 4-5 साल 10-20 साल कमाए फिर वापस आ गए, तो ये वाला योग बनता है। मंगल लगन में कैसा फल देगा? अच्छा नहीं देगा। मारक ग्रह है, लगन में है, कठोर ग्रह भी है, लाभेश होकर के आया है, महत्वाकांक्षा बढ़ाएगा। एकादश भाव महत्वाकांक्षा बढ़ाता है, तृतीय भाव मेहनत परिश्रम बढ़ाता है, छठा भाव बवाल और विवाद देता, अष्टम तो उस चीज को खत्म ही करता है, पतन। तो जब एकादश भाव का स्वामी होके आएगा तो बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। मिथुन लगन में जब मंगल लगन में होगा, व्यक्ति की बातें बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी, लेकिन उस हिसाब से मंगल परफॉर्म नहीं करेगा, जिद्दी बनाएगा, अड़ियल बनाएगा, अपने विचार को ही सही मानेगा। मंगल अच्छा ग्रह है नहीं, इसलिए एटीट्यूड में रखेगा। द्वितीय भाव में मंगल बहुत खराब। लाभेश तो है लेकिन अब नीच का हो रहा है, छठे का भी स्वामी है। बिजली फ्लक्चुएट होने से कट गई थी, तो इंटरनेट बंद हो गया था, फिर से शुरू करते हैं। मंगल द्वितीय भाव में यहां पर अच्छा फल नहीं दे रहा, कोई भी ग्रह नीच का होकर के अच्छा फल नहीं देगा। तृतीय भाव में मंगल अच्छा फल देगा, लाभेश भी है, उपचय भाव का स्वामी होकर के भी जा रहा है, और तीसरे में क्रूर ग्रह अच्छा फल भी करता है। मंगल का एक प्रिडिक्शन हमको आप लोग दीजिए, मंगल चौथे भाव में है, मंगल को चौथे भाव में इस लगन में देख करके एक फल बोलिए क्या? जुगल जी बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं, करिए। एक चीज क्या दिखाई देती है? घर के अंदर परेशानी करेगा जी। घर के अंदर परेशानी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा भाव परिवार का है, मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह है, तो घर में प्रेम और ममता की कमी तो करेगा। एक प्रिडिक्शन आप ये दे सकते हैं, चौथा क्या है? घर है, और ये रोग है, घर के लोग रोगी रहेंगे, किसी ना किसी को लगा रहेगा। या दूसरा, ये कर्ज है, और ये क्या है? घर गाड़ी है, तो व्यक्ति की घर और गाड़ी कर्ज पे रहेगी। बिना कर्ज के अगर घर बना लिया ऐसा व्यक्ति, कर्जा तो वैसे भी लेना पड़ेगा, फाइनेंस ठीक नहीं रहेगा इसलिए भी। या फिर ठीक भी है, धन वन अच्छा हो गया, राजयोग, और बिना लोन के कर्जा के घर बनाया, कर्ज नहीं एक्टिव करेगा तो रोग एक्टिव हो जाएगा, या फिर उसके बाद शत्रु बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जब भी छठे का स्वामी चौथे में हो तो घर लोन पे लें, गाड़ी लोन पे लें, अन्यथा छठे भाव से जुड़ी दूसरी समस्याएं आ जाएंगी। देखेंगे उसी के बाद शत्रु बनना शुरू हो गए, रोग आना शुरू हो गया। पंचम भाव में मंगल कैसा फल देगा? थोड़ा सा संतान बाधा बनाएगा, छठे भाव का स्वामी होके जा रहा है, तो संतान में दिक्कत परेशानी, थोड़ा देरी विलंब देगा, या डिलीवरी के समय दिक्कत दे दे। अष्टम भाव छठे भाव में मंगल का फल कैसा लेंगे? ठीक लेंगे, अच्छा लेंगे, एक्सीलेंट देगा। अपनी राशि का एक तो होगा, और ठीक है, छठे का स्वामी होके छठे में है, विपरीत राजयोग कारक है। यहां पर कैसा फल देगा मंगल? सप्तम भाव में दो चीजें आएंगी, एक तो व्यक्ति की इच्छा अपनी मर्जी से विवाह का होगा, क्योंकि एकादश भाव अपनी मर्जी का है, जहां जाता है मर्जी चलाएगा, वो भी मंगल जैसा ग्रह तो अपनी मर्जी ज्यादा ही चलाता है। सबसे ज्यादा अपनी मर्जी चलाने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। तो अपनी मर्जी से विवाह करने का योग बनेगा। अपनी मर्जी मतलब एक तो है लव मैरिज कर लीजिए, चलिए वैसा ठीक है। लव मैरिज का योग ऐसे नहीं बनता कि सिर्फ मंगल है एकादश का। अपनी मर्जी मतलब
अ, पिता को पसंद आ गया, माता को पसंद आ गया, बहन को, सबको और पसंद आ रहा, लेकिन इनको कुछ ना कुछ कमी लगेगी। बहुत परफेक्ट वाली चीजें ढूंढने लग जाते हैं। जे का 10 भाव का स्वामी जहां जाता, बहुत चुनावकारी हो जाते हैं, चूजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे छठे का भी स्वामी है, तलाक की भी संभावना रहेगी। जितना अच्छा ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, बाद में उतना ही इनको परेशानी भी आती है। बहुत परफेक्ट ढूंढेंगे, देखेंगे सींग तो नहीं जमी हुई है, कहीं लड़की के पूंछ ऊंछ तो नहीं है, जितना ज्यादा चुनाव करके लाएंगे, फिर बाद में जब छठा एक्टिवेट होता है, तो छठा माने लड़ाई झगड़ा कलह बवाल, वो भी गया है, बाद में वो एक्टिव होगा, तब परेशानी। यहाँ पर हम ठीक नहीं, वैसे भी मांगलिक होगी कुंडली इन भावों में, वैसे भी मंगल परेशान करेगा, यहाँ तो ज्यादा ही परेशान करेगा क्योंकि छठे का स्वामी है और सातवें में गया है, तो नहीं ठीक है। मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग अगर बन गया तो बहुत अच्छा है। अरे भाई, यहाँ का स्वामी है, अष्टम में आ गया, सरल नाम का बना, उच्च का होकर के, अब अगर किसी दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि युति नहीं हुई, तो बड़ा सुंदर राजयोग, इतना प्रतापी बनाएगा, बहुत अच्छा राजयोग। यहाँ पर मंगल ठीक ठाक फल दे देगा, काम चलाऊं ठीक है, शत्रु राशि में है, लाभेश भी है, खष्टेश भी है, थोड़ा लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर लाभ पा जाएंगे। यानी संघर्ष से थोड़ा सा और बवाल से, विवाद से भाग्योदय होगा। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल देगा, मेडिकल लाइन वगैरह के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, छठे भाव से होके गया है। कोई भी ऐसा जहाँ लड़ाई झगड़ा विवादित चीजें हों, उनसे लाभ हो जाएगा, डॉक्टर बना देगा, सर्जन बना देगा। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बनाएगा तो वो अलग चीज है। राजयोग बनाने का मतलब धन सुख साधन वैभव देना, वो अलग है, लेकिन पर्सनल लाइफ यहाँ पर खराब करेगा ही। अष्टम का मंगल हो चाहे द्वादश का, शनि मंगल खराब करते हैं, जीवन में वो उमंग उत्साह, एक संतुष्टि प्रसन्नता नहीं आने देते। अब 12 में मंगल जाएगा जब, तो एक तो लेट मैरिज होगी, मांगलिक भी देर विवाह का एक कारण होता है। दूसरा, ये हमारा बेडरूम होता है, प्रेम होता है, आपसी रोमांस होता है, क्रूर ग्रह है तो उसे भी गड़बड़ करेगा। और राजयोग बना के धन दे देगा, लेकिन वो थोड़ा इंजॉयमेंट कम हो जाता है लाइफ में। 12वां खाली रहे वही अच्छा है, 8वां 12वां, छठा भी खाली रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर छठे में हो कोई तो क्रूर ग्रह हो तो ज्यादा ठीक है। बुध लगन में अच्छा फल देगा, द्वितीय में भी ठीक फल देगा, तृतीय में भी ठीक दे देगा, लेकिन साहसी और बहुत पराक्रमी नहीं बनाएगा, कुछ कायरता का बोध आ जाएगा। चतुर्थ भाव में बुध का तो एक्सीलेंट रिजल्ट है, पंचम में एक्सीलेंट, क्यों ज्यादा सोचना नहीं है भैया, लगन है, लग्नेश है, अच्छा ग्रह है, कहीं भी बैठेगा तो अच्छा करेगा, पीड़ित ना होने पाए। लग्नेश जिस भाव में बैठता उस भाव की वृद्धि कर लेता है, तो यहाँ पर कोई भाव पीड़ित तो है नहीं। स्वाग्रही यहाँ भी चंद्रमा के घर में है, शुभ ग्रह के घर में है। अब अपने घर जैसा तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी देगा, क्योंकि वो देगा तो मिलेगा किसे, उसके ही घर को मिलेगा, लगन को मिलेगा। तृतीय में ठीक है, थोड़ा कामचोर बना देगा, आराम पसंद बना देगा, आलसी बना देगा, चीजें थोड़ा आराम से, वो एक जुनून, आगे बढ़ने का जज्बा, रिस्क नहीं देगा। यहाँ पर तो उच्च का हो जाएगा, यहाँ भी थी ठीक ही है, बहुत अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो छठे भाव में बुध का फल गड़बड़ आएगा। छठे भाव में जाने का मतलब लग्नेश चला गया, आप फंसे रहेंगे। और चौथे का भी स्वामी है तो फिर से वही बोलेंगे, परिवार का ही कोई व्यक्ति आपका शत्रु होगा। चौथा भाव परिवार, छठा भाव शत्रु, परिवार का ही कोई व्यक्ति शत्रु रहेगा, परिवार के लोगों में कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, घर गाड़ी लोन और किस्त पे जाएगी, परेशानी देगा। लग्नेश होकर के भी है, तो लग्नेश और चतुर्थेश दो अच्छे भावों का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, शत्रु राशि में। मंगल के घर में बुध नहीं अच्छा देता, सूर्य में दे देगा, चंद्रमा में दे देगा, मंगल के घर में बुध अच्छा फल नहीं देता। जबकि बुध मंगल के घर में नहीं बहुत बिगड़ता है, ढीठ ग्रह है, बलवान ग्रह है, शत्रु राशि में होने के बावजूद भी मंगल अपना निकाल लेता है फल। तो यहाँ पे बुध बिगड़ रहा है। 6 8 12 में बुध जाएगा, 6 8 12 में कोई भी ग्रह जाएगा उससे जुड़ी परेशानी बोल सकते हैं। सूर्य जाएगा तो लो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, आंखों में जलन,
चंद्रमा जाएगा तो मन की बीमारी, मानसिक पीड़ा। मंगल जाएगा तो क्रोध, गुस्सा। बुध जाएगा तो स्किन प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन स्किल का वीक होना। बुध यहाँ पर ठीक ठाक फल दे लेगा, यहाँ भी पीड़ित होगा, अष्टम भाव में आ रहा, लग्नेश और चतुर्थेश होकर के घर वगैरह बनने में काफी देरी लगेगी। लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो क्या हो जाता है, रहस्यमयी। अष्टम भाव रहस्य है, गहरा स्थान है, और लगन से हम व्यक्तित्व तो देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो रहस्यमयी हो गया। कैसा है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ अच्छा, यहाँ पर नीच का होगा बुध। बुध वहां नीच होने के बावजूद भी उतना खराब नहीं है जितना छठे में रहेगा। दसम भाव में है, नीच का है, अगर नीच भंग हो गया तब तो अति सुंदर है। नहीं भी हुआ है तो बुध बैठा है, कुछ अच्छे बुरे काम तो करवाएगा ही करवाएगा, खाली तो नहीं रखेगा, कर्मशील बनाएगा। तो बुध यहाँ पर नीच का है, बहुत शुभ नहीं है, बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन बिगाड़ेगा भी नहीं, चीजों को बर्बाद भी नहीं करेगा। नीच का ग्रह दसम भाव में व्यक्ति जीवन में नीच कर्म जरूर करता, कुछ ऐसे कर्म करता है जिसे समाज के में कहने और बताने में दिक्कत हो, समाज जिसे गलत मानता हो। दसम में नीच के ग्रह के होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पे कलंक जरूर लगेगा। दसम में आपका नीच का ग्रह है, ऑफिस में चोरी का इल्जाम लग सकता है, काम चोरी का, कुछ ना कुछ मतलब व्यक्तित्व पे कभी ना कभी धब्बा लगेगा। एकादश में ठीक है, अच्छा दे देगा, मंगल की राशि शत्रु में है, तब भी यहाँ पर कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है। नहीं 100 रुपया देगा, ससुराल गए, बुध बैठा हुआ है आपका यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ससुराल गए, उम्मीद से जा रहे हैं कि विदाई में मिल जाएगा 2,000 5,000, नहीं 2,000 5,000 मिलेगा, एक जीरो हटके तो मिलेगा ही। 2,000 का 200 देगा, देगा शत्रु राशि में है तब भी लेगा नहीं कुछ। जो केला लेकर के जाएंगे संतरा, उसका दाम मिल जाएगा। एक रील देखे थे, तो लौटा जब तो बोला अपनी पत्नी से, इतने रुपए केले लाए थे, केले का भी दाम नहीं मिला विदाई में। तो केला बेचने यानी हम सोचे थे केला ले चल रहे हैं 5 दर्जन, उसका दाम मिलेगा यानी। ऐसा रहे तब तो वो 2-4 कुंटल ले जाएंगे, सोचेंगे ले जाएंगे, यहाँ सस्ते से उठा लेंगे, वहां जाके बता देंगे 80 रुपए दर्जन है, 70 में उठा के 10 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा पर दर्जन। ठीक है, तो 2,000 नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा 200 मिल जाएगा। अच्छा फल ही देते हैं बुध यहाँ 12वें भाव में। एक प्रिडिक्शन बोलिए, व्यक्ति जन्म स्थान से दूर, व्यक्ति विदेश में शिफ्ट हो सकता है। अब देखिए एक अंतर है, लग्नेश 12वें में जब गया हुआ है तो व्यक्ति बाहर जा रहा है, और चौथे का जा रहा है तो व्यक्ति का घर बाहर जा रहा है। दोनों हो करके गया है तो व्यक्ति स्वयं और उसका घर, व्यक्ति बाहर घर बनवाएगा अपनी कमाई से, अपने सेटलमेंट से। एक तो है बाहर गए लेकिन जोड़ तोड़ करके कुछ खरीद बेच करके गांव की संपत्ति बेच के शहर में ले रहे हैं, तो उसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। गांव में 2 बीघा खेत बेच के शहर में ले लिए तो किया आपने क्या? उसमें तो आपके पूर्वजों का योगदान है, उनकी खेती थी, बेच के बना रहा है। चतुर्थेश होकर के जाएगा और पीड़ित नहीं रहेगा नीच वगैरह, तो जातक खुद बनाएगा। अब पीड़ित रहेगा तो बनाएगा तो बेच भी देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। जैसे तुला लगन अगर हम ले लें, तो तुला लगन में शुक्र 12 में जाता है जब, तो नीच का हो जाता है। व्यक्ति बनाएगा फिर उसे बेचना पड़ जा सकता है, बेचना पड़ेगा, बाहर जाएगा, घर वर बनाएगा, बिक जाएगा फिर। तो ये हो गया आपका बुध का। शुक्र का देखिए, शुक्र यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा, यहाँ भी ठीक ही है, बहुत गड़बड़ नहीं है। आराम से चीजें जीवन में मिल जाया करेंगी, आप आराम की जिंदगी जिएंगे, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ के चाय पियेंगे और टीवी देखते रहेंगे। तो यहाँ पर भी अच्छा फल दे देगा, यहाँ भी शुक्र अच्छा फल दे देगा। नीच का हो रहा है, नीच का है लेकिन तब भी इतना बुरा नहीं मानेंगे, 6 8 12 का नीच का ज्यादा दोष है। केंद्र में है, यहाँ पर नीच का है,
अब त्रिकोण का स्वामी होकर के आया है तो वो भी गुण रहेगा, नीच रहेगा। लेकिन अब यही शुक्र 6 8 12 में, या कोई भी ग्रह 6 8 12 में नीच का होकर के जितना बिगड़ेगा, उतना केंद्र या त्रिकोण में नीच होकर के नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जब भी फल देखेंगे तो भाव भी और राशि दोनों मिलाएंगे कि भाव राशि दोनों अच्छी है कि नहीं। चौथे भाव में तो भाव तो अच्छा है शुक्र के लिए, चौथा भाव राशि गड़बड़ा रही है, तो मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है व्यक्ति को चरित्रहीन बनाएगा, पहली चीज। कई प्रेमिकाएं रहेंगी। चौथा भाव हृदय का होता है, मन का होता है, ये भी जानिएगा। और यहाँ पर शुक्र नीच का है, तो व्यक्ति का तन डोले मन डोले ज्यादा होगा, ये गड़बड़ी उत्पन्न करेगा। और चौथा भाव परिवार का भी है आपका, शुक्र प्रेम का ग्रह है। आप अपने परिवार में मन कम लगेगा, अपनी स्त्री में कम लगेगा। और चौथे भाव में शुक्र है तो परिवार के लोग भी थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं नीच होने पर। यहाँ पर धन वगैरह दे देगा, सप्लाई कर देगा, वो अलग चीज है। बाहर बाहर भी जाने का योग रहेगा। यहाँ पर शुक्र नीच का होगा तो आप अपव्यय करेंगे। अरे भाई, चौथा भाव आपके घर की लग्जरी है, घर के अंदर सुख और वैभव के साधन है। शुक्र नीच का है, बेकार की चीजें खरीद के लेके चले आएंगे, 2 दिन बाद उसकी कद्र नहीं करेंगे। गए हैं, देख लिए, पसंद आ गया, एक ठो मछली है तैर रही है, एक्वेरियम चाहिए, ले आए, 2 दिन में शौक पूरा, पैसा बर्बाद। फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ढूंढेंगे, कोई कह दिया ले जाएं, बोल देंगे ले जाइए। यहाँ अच्छा फल देगा, यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। अब नीच का हो रहा, अब विपरीत राजयोग बना देगा तब तो अच्छा है धन वैभव समृद्धि के लिए। लेकिन शुक्र का कारकत्व पीड़ित होगा। शुक्र वही प्रेम है, शरीर में हमारे जो सम्मोहन शक्ति है, आकर्षण है, हमें जवान युवा बनाए रखने में मदद करता है शुक्र। शुक्र अच्छा होता है ना तो व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से दिखता है या उससे कम दिखता है। चेहरे पे एक चमक दमक आकर्षण बना रहता है, तो वो चीज यहाँ पे फीकी होती है जब शुक्र 6 8 12 में होता है, नीच का होता है। यहाँ पर ठीक फल दे देगा, अष्टम में भी वही बुरा हो जाएगा, कारकत्व उसका पीड़ित हो रहा है। नवम में अच्छा, दसम में सबसे ज्यादा अच्छा, एक्सीलेंट हो जाएगा उच्च का। और राजयोग में एकादश में अच्छा, द्वादश में कैसा, द्वादश में अच्छा फल देगा। द्वादश में अब शुक्र का एक विशेष नियम इसी समय याद रख लीजिएगा। 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को सुख साधन वैभव लग्जरी खूब प्रदान करता है। 12वां भाव भोग का होता है और शुक्र भोग का ग्रह है। भोग का ग्रह भोग के भाव में बहुत अच्छा होता है, बशर्ते वह नीच का ना हो, यानी तुला लगन। तुला लगन में भी भोग देगा, विलास देगा, लग्जरी देगा, देके फिर छीन लेगा। नीच है तो उसका भी असर देगा ना, अपनी औकात और हैसियत से बड़ा कर जाएंगे, उसी में सब गड़बड़। नीच का होगा तब भी देगा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहेगा। नीच का नहीं है तो चीजें टिकेंगी। और अगर शनि की राशि में है 12वें भाव में, तो थोड़ा कम देगा। अच्छा तो होगा, भोग विलास लग्जरी सबके लिए, लेकिन 3 राशियों में थोड़ा गड़बड़ मान के चलिए। कन्या में जब नीच का हो रहा है तो आप भोग को एक्सेस कर, ज्यादा एक्सेसिव हो जाएंगे, ज्यादा मतलब बेअंदाज हो जाएंगे, तो भोग से रोग ले आएंगे। और शनि की राशि में रहेगा तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। शनि क्या है, वैराग्य का कारक है। शनि चीजों को छीनता है, खत्म करता, उसकी राशि में शुक्र है, तो बहुत बौराने नहीं देगा, दे देगा सुख साधन वैभव दे देगा। लेकिन अन्य राशियों में ज्यादा लग्जीरियस दे देता है, सुख देता है, भोग देता है। पुरुष की कुंडली में 12वें का शुक्र हो तो स्त्री उसकी सेवा करने वाली मिलती है, बावजूद इसके कि उस पुरुष की जिंदगी में प्रेमिकाएं रही हैं, कई रही हैं,
लगातार रही हैं, इसके बावजूद उसके काम में उसकी स्त्री ही आती है। बुढ़ापे का सहारा बनेगी, जरूरत पड़ने पे दवा पानी सेवा भाव स्त्री से मिलता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र 12 में हो, वही नीच का ना हो। नीच का होगा तब भी स्त्री सहारा बनेगी आपका। सिर्फ गड़बड़ कब होगा, वही भोग दे करके छीन लेने वाला, रोगी बना देने वाला। अन्यथा स्त्री के मामले में, पत्नी के मामले में 12वें के शुक्र वाले पुरुष लकी होते हैं। सिर्फ जो है वही पुरुष थोड़े से चप रहे होते हैं। हाँ, उनका शादी के पहले भी रह सकता है, शादी के बाद भी रह सकता है। ये शुक्र यहाँ पर थोड़ी सी कमी पैदा कर देता है, क्योंकि जब भोग देता है तो शुक्र 12वें का चीजों को मल्टीपल देने लगता है। इसीलिए बहुत बार शुक्र 12वें होने पर पुरुषों के लिए विवाह होने के बाद भी उनका दो विवाह का मन करने लग जाता है। ये भी बहुत बार होता है बहुधा। मतलब ये सब प्रिडिक्शन करते समय बहुत बोलना बोलना नहीं है, अगले को सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। उसकी बीवी बगल में बैठी हो तो पता चले आप उनकी कुटाई करवा देंगे, तब तो कह देगा सब गलत बता रहे हैं, फिर आपसे ना कुंडली दिखाएगा ना पूछेगा। हाँ, उसकी पत्नी भले चुपके से आपसे संपर्क करे, हाँ बताइए पंडित जी कुछ बता रहे थे, आधा रह गया था। कितने लोग हैं जिंदगी में। तो थोड़ा चारित्रिक रूप से कमजोर बनाता है। लेकिन यहां पर अगर आप गहरे रहस्य में जाएं तो शुक्र यहां पे बहुत सुंदर फल देता है। पहले भोग और फिर मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। 12वां भाव ना सिर्फ भोग का है, मोक्ष का है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, भोग मोक्ष दोनों है। मोक्ष त्रिकोण में आता है ये ना, और भोग भी यही है। मोक्ष भोग के बाद ही मिलता है। किसी चीज से मन हटता है जब उस चीज का हम भोग कर लेते हैं। भोग के बाद मोक्ष आता है। जब आप सारे सुख साधन सुविधाएं जीवन में पाके जिएंगे ना, तो बुढ़ापे में असंतुष्टि नहीं रहेगी। तब आराम से भजन भी करने में मन लगेगा। जिंदगी भर जोड़ने में ही बीत गया, बुढ़ापे तक टेंशन ही रह गया कि दवा का पैसा कहां से ले आए अपने। जब कुछ भोग ही नहीं मिला है, यानी जिंदगी ही भोगते रह गए, तो मोक्ष की तरफ कौन सोचता है। मोक्ष इंसान को कब चाहिए, जब और अन्य जरूरतें पूरी हो गई हों। भोजन वस्त्र ये सब पूरा होगा, दवा, तब तो मोक्ष सोचेंगे। पेट नहीं भरेगा तो मोक्ष व्यक्ति ढूंढेगा कि चावल और रोटी ढूंढेगा। तो शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को सारे सुख दे देता है। कौनो चीज की कमी ना रह जाए। मरते समय ये सोचो कि ये नहीं, जहाज में नहीं बैठ पाए, बड़ी गाड़ी में नहीं चल पाए। 12वें का शुक्र भोग, फिर बाद में मोक्ष। उसी हिसाब से शुरू में वैवाहिक जीवन भी गड़बड़ करता है, लेकिन बाद में बहुत सही। शुरू में गड़बड़ क्यों करता है, वही पुरुष की जो है इधर उधर चोंच मारने की आदत, तो उसलिए गड़बड़। बाद में शुक्र सब छुड़ा भी देगा, और तब वो उसी पत्नी से बहुत अच्छा सेवा भी मिलेगा। शुक्र हो गया। शनि को ले लीजिए, लगन में शनि ठीक है, अच्छा फल दे देगा, भाग्येश है, लगन का मित्र है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को धीमा करता है। लगन का शनि व्यक्ति को सुस्त और थोड़ा आलसी बनाएगा। दशा आने पर विशेष रूप से, साढ़े साती आने पर विशेष रूप से व्यक्ति थोड़ा धीमा रहेगा, उतावलापन नहीं रहेगा। मंगल होने पर ऊर्जावान फुर्त बनाता, उतावलापन। शनि होने पर उसी का अपोजिट। ठीक है, शनि का फल यहाँ पर हम अच्छा लेके चलेंगे। दृष्टि भी अच्छी रहेगी यहाँ तीसरे पे, और यहाँ दो उपचय भाव को देखेगा, विवाह भाव को देखेगा, लेकिन परेशानी नहीं करेगा। शनि की दृष्टि से बहुत घबराना नहीं है, वो भी 7वीं दृष्टि से। शुभ ग्रह की राशि को, बृहस्पति की राशि को देखता है, इसलिए बहुत गड़बड़ नहीं है कि नहीं तो शनि यहाँ बैठ गया तो बोल दीजिए आपका तलाक होगा, बिल्कुल नहीं। जब तक और कंडीशन ना मिले, 7वां भाव और पीड़ित ना हो, बोलना नहीं है। धन भाव में शनि ठीक फल देगा, अच्छा फल देगा, धन धीरे धीरे ही आएगा। ऑल ऑफ सडन आप पैसा नहीं बचा सकते, आपको थोड़ा थोड़ा ही जोड़ना पड़ेगा। शनि थोड़ा थोड़ा ही जोड़ता है। बूंद बूंद से आपकी बाल्टी भरेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा।
शनि थोड़ा सा वाणी को आपके उदासीन रखेगा, जब आप बोलेंगे तो कोई बहुत इंटरेस्ट लेकर के किसी से बात नहीं करेंगे। थोड़ा उदासीन बनाने वाला ग्रह है, इसीलिए बोला जाता है सुस्त रखेगा। सुस्त लोग, उदासीन लोग सुस्त होते हैं। उनको कोई ना इधर से बहुत इंटरेस्ट ना उधर से। दो लोग बोल रहे हैं, अनुराधा जी बात हो रही है आपका शनि लगन में, आप दोनों की सुन। जब कोई स्पेशल बात आएगी, हाँ अनुराधा जी बताइए आप क्या कह रही हैं इस विषय पे, तब आप बोलेंगी हाँ हाँ आपकी बात सही है। नहीं बैठे रहेंगे दोनों, ठीक है पकौड़ी उकौड़ी रखो, खाते रहें, दोनों लोग बोलते रहो। तो यहाँ पर बाड़ी को भी थोड़ा ऐसा करेगा, मतलब ओवरऑल ठीक है, गड़बड़ नहीं है। यहाँ भी शनि ठीक फल देगा, यहाँ भी फल ठीक फल देगा। भाग्येश होकर के मित्र राशि में उच्चाभिलाषी होने वाला है, इसलिए ठीक है। यहाँ भी ठीक है, उच्च का है। यहाँ पर क्या करेंगे, विपरीत राजयोग बनाए तब तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। छठे भाव का शनि अच्छा फल देगा, भाग्य की बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब लड़ेंगे, ठोकर खाएंगे, तब भाग्योदय होगा। देर से होगा, जल्दी नहीं होगा। 6 8 12 में भाग्येश के जाने से भाग्य में देरी होती है, भाग्योदय में देरी होती है। अवरोध विघ्न बाधा सब झेल लेते हैं, सबक सीख लेते हैं, फिर भाग्योदय। यहाँ पर आएगा शनि तो अच्छा है, विवाह के बाद भाग्योदय भी देगा। अब एक चीज जानिएगा, जब भी यहाँ पर कोई ग्रह आपके 7वें में आ रहा है और वह 8वें का भी स्वामी है, तो जीवन साथी की मृत्यु पहले होने की संभावना होती है, आपसे पहले। आप 75 में है, हो सकता है जीवन साथी की मृत्यु आपसे पहले 72 साल की आयु में उसकी हो गई हो। आपसे 4 6 10 साल पहले मृत्यु की संभावना रहती है, अष्टमेश जब सप्तम में जाता है तब। 90 95% केसेस में ऐसे होते हैं। शनि यहाँ आएगा तो ठीक है, मिला जुला असर देगा, आयु लंबी बनाएगा, सब कुछ ठीक है। गड़बड़ नहीं लेंगे, स्वराशि का है, भाग्येश हो करके है, थोड़ा देरी करेगा लेकिन ठीक है। अपनी राशि का होने पर गड़बड़ नहीं मान के चलेंगे, आयु वगैरह अच्छी देगा। हाँ धन को थोड़ा सा तकलीफ देगा, यहां से देख के शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे थोड़ी दिक्कत आएगी। धन का संचय धीमा हो जाएगा। यहाँ पर एक्सीलेंट देगा, यहाँ पर भी ठीक देगा। यहाँ पर एकादश भाव में नीच का होगा, कैसा देगा, नीच का है, लाभ भाव में है, भाव अच्छा है, राशि गड़बड़ है, तो थोड़ा गड़बड़ होगा, बहुत ज्यादा नहीं। बड़े भाई नहीं होंगे आपके, उम्र में जो लोग आपसे बड़े रहेंगे वो आपको अच्छा सपोर्ट सहयोग नहीं करेंगे। आपसे उम्र में बड़े लोग सहयोग करेंगे कि नहीं इसके लिए ये देख लीजिए, छोटे लोग करेंगे कि नहीं अच्छा सपोर्ट इसके लिए ये देख लीजिए। शनि नीच का है तो उम्र में जो बड़े फ्रेंड हो उनसे सतर्क रहिए, बड़े भाई हो उन्हें की ही संभावना कम रहेगी। एक सूत्र जो बुक भेजी गई है उसमें एक जगह पर सूत्र ढेर सारे लिखे गए हैं, उसमें ये सूत्र है, शनि जब भी मेष राशि में होता है, नीच का होता है, सिर और आंखों की समस्या आप बिल्कुल बोलिए, ऐसे व्यक्ति को रहेगी। आंखों पे चश्मा लगना, चश्मा ना लगाए तो आंख भारी हो जाए। अब अगर मेष राशि पर, लगन पर, लग्नेश पर सूर्य चंद्रमा, ये सब मिलती जुलती चीजें हैं। लगन हो गया, लगन का कारक सूर्य है, चंद्रमा हमारा चेहरा ही है। लग्न, लग्नेश, सूर्य चंद्रमा पर शनि का ज्यादा प्रभाव होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जीवन भर संघर्ष, स्ट्रगल, परेशानी, चेहरे का रंग रूप भी खराब करने लग जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, काम चलाऊ है, बहुत गड़बड़ नहीं है, उतना बुरा नहीं मानेंगे। उससे ज्यादा बुरा तो 12वें भाव में है शनि। 12वें का शनि कभी नहीं अच्छा होता, बहुत गड़बड़ होता है। एक तो भाव गड़बड़ है, 12वें में बैठ के जीवन को कष्टकारी बनाता है, धन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आने देता। 12वें में शनि मंगल से विवाह में भी देरी होगी। अब यहाँ बैठेगा, खर्च में बैठ के धन को देख रहा है। एक तो ये खर्चा लाद रहा है, ऊपर से धन को भी बाधित कर रहा है। भाई आपका खर्चा हो लेकिन धन आए तब तो ठीक है, धन भी रोक रहा है और खर्चा भी करवा रहा, आने भी नहीं दे रहा, खर्चे ला रहा। 12वें में गड़बड़ होता है। लाभ भाव में उतना गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा मेष राशि को पीड़ित करेगा, फिजिकली प्रॉब्लम देगा, लेकिन उससे ज्यादा गड़बड़ 12वें में है।
12वें में शनि है, मंगल है, विवाह में देरी हो रही, तो दोनों का उपाय बताइए। दोनों अगर आ गए एक साथ तब तो महादेरी है। अकेला मंगल देरी करा सकता है, अकेला शनि करा सकता है, दो के दोनों आ गए तो और देरी। जितने बलवान होकर के आ गए, शनि अगर 12वें में उच्च का है तो विवाह में उतना ही तगड़ा बाधा बनाएगा। मंगल उच्च का है तो उतना ही बाधा बनाएगा। नीच होगा तो भी यहाँ पर थोड़ा बैलेंस होके रहे तो ठीक है। उच्च नीच का शनि या मंगल यहाँ पर विवाह में बाधा देगा, हवाई यात्रा देगा, विदेश यात्रा देगा, वो सब देगा। राहु केतु बोलिए। राहु यहाँ अच्छा, केतु, राहु केतु इन भावों में, उपचय भावों में तो अच्छे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा उन भावों में जहां उनकी मित्र राशि है, लगन में। हम्म। गुरु छूट गए हैं, ले लेते हैं गुरु को भी। राहु यहाँ अच्छा देगा, यहाँ भी अच्छा देगा, यहाँ भी अच्छा देगा, यहाँ भी देगा। अष्टम में नहीं अच्छा देगा, भले मित्र राशि में है। कुछ भाव उसके लिए गड़बड़ ही है, परमानेंट। राहु के लिए 8वां और 12वां, केतु के लिए 8वां 12वां, ये परमानेंट गड़बड़ है, तकलीफ ही देते हैं। दूसरा भी बहुत सही नहीं है, लेकिन अगर मित्र राशि में हो गए तो गनीमत है। लेकिन 8वां 12वां राहु केतु के लिए गड़बड़, ये पहला सूत्र लिख लीजिए। दूसरा सूत्र, गुरु की राशि में राहु हमेशा गड़बड़, गुरु की राशि में राहु हमेशा गड़बड़, और बुध की राशि में केतु गड़बड़। इसके अपोजिट होंगे तो अच्छे होंगे। जैसे राहु यहां पर हो और केतु यहां पर हो तो ये अच्छा है। राहु बुध के घर में अच्छा होगा, केतु गुरु के घर में, और इसी के विपरीत होंगे तो बुरे हो जाएंगे, ऐसे याद रखिए। राहु कहाँ अच्छा? बुध के घर में। तो बुध के घर के आगे कौन सी राशि पड़ेगी, उसमें खराब हो जाएगा। जैसे उच्च के आगे नीच होता, नीच के आगे उच्च। तो यहां पर राहु अच्छा होगा तो केतु यहां पर अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए। केतु बुध में खराब और राहु गुरु में खराब, गुरु की राशि में। तो इस लगन में सबसे अच्छा दे देगा, चौथे में अच्छा दे देगा, राहु पंचम में दे देगा, यहां दे देगा, यहां भी अच्छा दे देगा। इन भावों में ज्यादा अच्छा है। यहां पर अच्छा हो जाएगा उपचय के नाते, यहां पर उपचय के नाते, यहां पर उपचय के नाते। लेकिन आप चूंकि गुरु के घर में है तो थोड़ा सा फल कम हो जाएगा। ऐसे केतु का भी जानिए, केतु यहां गड़बड़ हो जाएगा इन दोनों घरों में, यहां ठीक हो जाएगा। अकेला केतु अच्छा नहीं होता, इसे भी नोट रखिएगा। केतु कौन है? सिर है कि धड़ है? धड़ है। सिर है नहीं केतु के पास, ना सिर है, ना आंख है, ना सोचना है। इसीलिए केतु एक वांडरिंग प्लैनेट है, भटकता ग्रह, दिखाई नहीं देता उसे। जिसको दिखाई ना देता हो उसका कल्याण कैसे होगा? उसके साथ कोई रहे तो उसका मार्गदर्शन कर देगा। इसीलिए केतु का अकेला होना ज्यादा ठीक नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई ग्रह हो। केतु के पास धड़ है, सिर है नहीं, कोई ग्रह रहेगा तो वो उसके बुद्धि, विवेक और आंखों से देखने का प्रयास करेगा। बृहस्पति को लीजिए, लगन का बृहस्पति ठीक है, अच्छा है, गड़बड़ नहीं मान के चलेंगे, शत्रु वगैरह नहीं है। द्वितीय भाव का गुरु अच्छा है, ठीक है, आयु वगैरह वृद्धि करेगा। वाणी में हमेशा ऐसे व्यक्ति के उपदेश निकलेगा। गुरु उपदेश है, शिक्षा है, ज्ञान है। द्वितीय भाव वाणी है, तो ऐसा व्यक्ति उपदेशात्मक वाणी बोलेगा, जी लोगों को सिखाता रहेगा बातों से अपने। इसको ऐसा नहीं, ऐसा किए होते तो अच्छा रहता। उच्च का रहेगा, धन वगैरह भी बटोरेगा, कर्म भाव का स्वामी होकर के जाएगा, अपने कर्मों से धन। पत्नी भाव का और जीवन साथी भाव का जाएगा तो जीवन साथी से भी धन आपको मिलेगा। ससुराल से बहुत अच्छा धन मिलेगा, बहुत अच्छा दहेज पाएंगे। मिथुन लगन वाले का गुरु यहाँ पर है तो दहेज अच्छा मिल रहा है। ये ससुराल है, ससुराल आपके धन में आई है, ससुराल आपके धन के अधीन हो रही है, ससुराल भाव का स्वामी आपके धन में, तो ससुराल से धन आपको अच्छा मिलेगा।
तृतीय में गुरु ठीक ठाक अच्छा फल दे देगा। गुरु यहां पर कायर नहीं बनाएगा। चंद्रमा और बुध और शुक्र की अपेक्षा गुरु कुछ हद तक ठीक होता है। हालांकि ये भी मेहनत नहीं करने देगा, लेकिन चूंकि इसका गोचर थोड़ा लंबा होता है, भारी है। चंद्रमा हल्का है, बुध हल्का है, शुक्र हल्का है, ये तीन शुभ ग्रह हल्के हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा ये बहुत भारी है। तो गुरु यहाँ पर होने से ठीक हो जाता है, भाग्य का सबसे ज्यादा सुख देने लगता है। भाग्य भाव को देखेगा, काल पुरुष के अनुसार अपनी ही राशि को देखेगा, तो गुरु सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनाता है यहाँ होकर के। चंद्रमा होगा भाग्यशाली बनाएगा तो कायर बनाएगा, बुध भी कायर बनाएगा, शुक्र में भी वह वीरता नहीं आएगी। लेकिन गुरु में कायर नहीं बनाएगा, वीर और पराक्रमी नहीं बनाएगा। लड़ेगा नहीं व्यक्ति, अपने ज्ञान के बल पे लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, यहां से ये भी देखेगा, विवाह को अच्छा करेगा, लाभ को देखेगा, ये भी अच्छा करेगा। 7, 8, 9वीं दृष्टि, तो इसकी तीनों दृष्टियां अच्छी हो जा रही हैं, तो ठीक है। चतुर्थ भाव में अच्छा फल करेगा, पंचम में भी ठीक ठाक अच्छा फल करेगा। अच्छा फल यहां पर गुरु का कारकत्व पीड़ित होगा। दसम का स्वामी है, मेडिकल लाइन पकड़ ले तो अच्छा है, वकालत पकड़ ले अच्छा है। अब सातवें का भी स्वामी है, जिसका सप्तमेश छठे में जाएगा उसका जीवन साथी करकचहा मिलेगा, करकस करेगा, एक बात का चार बात से जवाब मिलेगा। चलाओ ना नैनो से बाण रे, एक गाना है। तो यहां पर नैनो से बाण नहीं, जीभ से बाण चलेगा, और आप रोक भी नहीं पाएंगे। सप्तमेश छठे में हो तो जीवन साथी या तो बीमार रहे या तो झगड़ालू रहे, दो में से एक रहेगा, कभी कभी दोनों होता है। हमारा तो सप्तमेश छठे में है, आप लोग अपना देख लीजिए। एक बात बोलेंगे, चार बात से जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर गुरु छठे भाव में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, विपरीत राजयोग भी नहीं बनाएगा। लेकिन गुरु शत्रु बाधा देता है कि नहीं, ये हम गुरु के जब भाव फल को पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर गुरु अच्छा फल देगा, हंस योग बन जाएगा। यहाँ पर गुरु सबसे खराब, मिथुन लगन में गुरु सबसे ज्यादा खराब कहाँ हो रहा? अष्टम में, लीवर की समस्या, पेट की, अष्टम भाव बिगड़ेगा, पेट और पाचन की समस्या बनेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। शरीर का सबसे गूढ़ भाग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन कहाँ से पच रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये मीठा खाया है खट्टा खाया है? उसी प्रकार की एंजाइम अपने आप निकलती है। कैसे पता चलता है? आपने खट्टा खाया, पेट में खट्टा गया, तो खट्टा पचाने के लिए अलग एंजाइम आएगा, मीठा पचाने के लिए अलग आएगा। ये बताता कौन है कि खट्टा मीठा निकालो? दिमाग बताता है, पेट को, मस्तिष्क के न्यूरॉन बताते हैं। आपको पीठ पे कोई मारेगा तो आपको पता कैसे चला? दिमाग बता रहा आपको, न्यूरॉन्स। मस्तिष्क पूरे शरीर से कनेक्टेड है, उसके न्यूरॉन पूरे बॉडी में है। जब पीठ पे मारा गया ना, तो वही न्यूरॉन दौड़ के पहुंचा मस्तिष्क के पास, हे मार दिया, कोई पीठ पे मार दिया, पता चल गया। तो ऐसे जब खाएंगे तो स्वाद जीभ पे मिलेगा, जीभ संदेशा भेजेगी। हम लोग सोचते, आप अगर ये सोचते हैं कि भगवान ने जीभ स्वाद लेने के लिए दिया है कि अच्छा अच्छा, वो नहीं है। भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि हम अच्छा अच्छा खाएं और जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाए। उसमें एक कारण और भी है, जीभ जब स्वाद लेगी तो दिमाग को बताएगी कि कौन सा एंजाइम निकालना है। तो स्वाद से कभी कभी देखिए, कुछ खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है तो व्यक्ति उल्टी कर देता है, वो जीभ बता देती है दिमाग को कि अच्छा नहीं है, बहुत गड़बड़ है। वही बहुत से लोगों को देखिए, कड़वी चीज बड़े आराम से पी लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये मतलब कड़वे का भावना नहीं रहता है। तो जो भावना नहीं उत्पन्न हुआ ना, सोचिए बॉडी कैसी बनी है, वैसा न्यूरॉन, वैसा संदेशा दिमाग को गया। कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा, बहुत कड़वा लग जाता है, बहुत लगने के नाते जीभ ने कहा अरे ये तो बहुत कड़वा है, तो मस्तिष्क बोलेगा उल्टी करो जल्दी से। जीभ पे गया, आप नॉर्मल रह गए इससे लिए, तो बोला जीभ उससे बहुत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है।
तो दिमाग नहीं बोला कि उल्टी करिए, तब बोला गटक जाओ। जो हम उल्टी कर देते हैं वो भी दिमाग से ही होता है, न्यूरॉन वहीं से आते हैं। तो अष्टम भाव ही बताएगा क्या खाए हैं, क्या पचाना है, कैसे पचाना है। अब इसमें और रहस्य में जाइए, साइंस आपको इतना बता देगी कि दिमाग भेजता है, लेकिन दिमाग को कैसे पता चल रहा कि कितना निकालना है एंजाइम पचाने के लिए, कितना खाया है। जीभ तो स्वाद बता दी, खट्टा खाया है। अब 1 लीटर खट्टा मीठा खाया है कि 1 ग्राम खाया है, उसी अनुपात में एंजाइम भी निकलता है। बराबर नहीं निकलेगा। आप 4 रसगुल्ला खाओगे, उसको पचाने के लिए अलग एंजाइम की मात्रा, एक खाओगे तो उसके लिए अलग। दिमाग ये तो बता दिया कि निकालो मीठा पचाने वाला, लेकिन कितना, ये सब कहीं से कंट्रोल होता है। एक कोई अल्टीमेट सुपर पावर है, फिलहाल उस पर नहीं चलेंगे। बृहस्पति यहाँ पर सबसे अशुभ है। लीवर होगा, फैटी लीवर होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा, नहीं सही रहेंगे तो कैंसर वैंसर भी हो जाएगा। मतलब सिर्फ गुरु के नाते नहीं होगा, और ग्रह स्थितियां गड़बड़ होंगी तो हो जाएगा। नवम में गुरु अच्छा फल देगा, दसम में अच्छा देगा, एकादश में अच्छा देगा, द्वादश में फिर खराब फल देगा। द्वादश में गुरु के होने से व्यक्ति पैसे को आकर्षित नहीं कर पाता है, बेवजह की चीजों में खर्चा कर देता है, दानवीर बनता है। कोई रो दे तो दे देंगे 1,50,000 पहले, फिर बाद में मांगते फिरेंगे, "ए भैया हमारा पैसा दे दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए"। नहीं मिलता। 12वां मोक्ष का है ना भाव, मोक्ष त्रिकोण। और गुरु क्या है, संतोष का ग्रह है। गुरु भी धार्मिक आध्यात्मिक ही है, मोक्ष का गुरु भी जो है समर्थन करता है। तो पैसा मोक्ष हो गया, आपके पैसे को मोक्ष मिल गया, अब नहीं आने वाला, गया, नहीं मिलेगा। तो लेन देन में सावधानी बरतनी। 12वें का गुरु कभी कभी बेइज्जती करवाता है, अपमान अपयश। क्यों? 12वें में जिनका गुरु होता है ना, वो ये नहीं देखते किसको जरूरत है किसको नहीं, सबकी मदद करते हैं। उसी मदद के चक्कर में कभी कभी बदनाम भी हो जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर देते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, उसी में बदनामी होती है। पता चला एक आदमी चोर है, चोरी करके आया है, आप के पास पहले पहुंच गया, बोला बहुत भूख लगी, आप कहे चलो चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं। चाय पिला रहे, समोसा खाना खिला रहे हैं, 2 लोग देख लिए। उसी के 1 घंटे पहले चोरी हुई है। अब छानबीन हुआ, पता चला चोरी के बाद ये इस आदमी के साथ बैठा था, बहुत देर तक बात हुई, फंस गए आप। तो अच्छा बुरा थोड़ा सा नहीं विचार करने देता, कौन संत है महात्मा है उसकी मदद, कोई दुष्ट आत्मा है उसकी मदद कर देते हैं, सबकी उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो थोड़ा अपमान भी दिलवाता है, पैसा ऐसा फंसता है। पैसा ऐसे लोग नहीं बना पाते हैं, ज्यादा पैसा मांग नहीं पाते, ढीठ नहीं बन पाते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर और द्वादश में ज्यादा बुरा है। तो ये मिथुन लगन का हो गया। अगले कार्यक्रम में हम कर्क लगन की बात करेंगे। कल शनिवार है, परसों रविवार है। शनि और रविवार में से सिर्फ एक छुट्टी इस बार मिलेगी, ये हम कल बताएंगे। पीछे गैप हुआ है तो इस बार 2 वीकेंड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उधर फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी जुलाई के पहले 1-2 दिन। अभी कहीं घुमाए टहलाए नहीं है श्री